कोई सॉल्यूशन को सॉल्व करने पर जो एक्सेप्टेबल वैल्यूज आती है उनको बोलते हैं आइगन वैल्यूज। तो आइगन फंक्शन हो, आइगन वैल्यूज हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 2-3 चीज याद रखिएगा। इट शुड बी कंटिन्यूअस। तो 4 ऑप्शन दिए होंगे कि विच कैन बी सिलेक्टेड एज ए वेव फंक्शन, सो दैट शुड बी कंटिन्यूअस। ये टूटना नहीं चाहिए, इस तरह का नहीं होना चाहिए। क्या ये हो सकता है? हो सकता है। इट शुड बी सिंगल वैल्यूड। सिंगल वैल्यूड का मतलब मैंने बताया कि एक पॉइंट पर एक ही वैल्यू हो, एक पॉइंट पर एक ही वैल्यू हो, एक पॉइंट पर एक से ज्यादा वैल्यू नहीं आ सकती। ऐसे ही फंक्शन को क्या बोलते हैं हम? आइगन फंक्शन। और ऐसे आइगन फंक्शन और ऐसे वैल्यूज को जो इनको फंक्शन को सॉल्व करने पर आएगी, आइगन वैल्यू बोलते हैं। ये ही काम की है, आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यूज ही लेना है। तो व्हाट इज दैट? कोई भी क्या वेव फंक्शन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में यूज कर सकते हैं? कोई भी नहीं यूज कर सकते। इट शुड बी मोनोटोनिक, कंटिन्यूअस एंड सिंगल वैल्यूड। कंटिन्यूअस होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, किसी एक पॉइंट पर उसकी एक ही वैल्यू होनी चाहिए। इट शुडंट बी मल्टी वैल्यू फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन को ही हम काम में ले सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। दैट इज द शाई। अच्छा, ये शाई जो वेव फंक्शन है ये 3D में है, मतलब ये x, y और z तीनों डायरेक्शन में इसके फंक्शन होगा। बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जरूरत है। बहुत छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। इन द फॉलोइंग विच इज अ वैलिड फंक्शन, वेव फंक्शन फॉर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। आपको ये दे दिया, आपको ये दे दिया, आपको ये दे दिया, ऑल ऑफ दिस। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये मल्टी वैल्यूड है। ये क्यों होगा? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस भी है और सिंगल वैल्यूड भी है। तो प्लीज नोट इट, ध्यान से समझ लीजिएगा कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को समझते समय हमें क्या समझना है? शाई को समझना है। एक बार शाई समझ में आ गया, बात समझ में आ गई। शाई इज द वेव फंक्शन। और साई स्क्वायर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, वो साई स्क्वायर होता है। वही आपसे पूछे साई स्क्वायर क्या होता है, तो साई स्क्वायर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। अगर साई स्क्वायर 0 है, इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, न्यूक्लियस जैसा है। फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 है, नोड है, आगे मैं बताऊंगा। पर आप ध्यान से समझिएगा, साई क्या है? वेव फंक्शन है। एंड साई स्क्वायर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। मेन 2 पॉइंट है। दैट इज कॉल्ड आइगन फंक्शन। और उनको सॉल्व करने से बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, लेकिन जो सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल है, जिनको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो हमारे काम के हैं, उनको बोलेंगे आइगन वैल्यू। तो फंक्शन शुड बी आइगन फंक्शन एंड द वैल्यू शुड बी आइगन वैल्यू। दिस इज कॉल्ड लाप्लासियन ऑपरेटर। ये क्या होता है? लाप्लासियन ऑपरेटर होता है यहां पर। तो एक बार x के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे साई का, y और z को कांस्टेंट रखेंगे। एक बार y के रेस्पेक्ट में करेंगे, x और z को कांस्टेंट रखेंगे। एक बार z के रेस्पेक्ट में करेंगे 2 बार डिफरेंशिएशन, x और y को कांस्टेंट रखेंगे। फिर तीनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। और इसके जो सॉल्यूशन है उनको बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। लेकिन 3 कौन कौन से? शायद n, l और n 3 देती है। बिल्कुल कंटिन्यूअस लिखा होता है। पहली वैल्यू n होती है, दूसरी वैल्यू l होती है और तीसरी वैल्यू m होती है। s नहीं, s अलग से इंट्रोड्यूस किया गया था। स्प्रिंग क्वांटम नंबर का श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं है। श्रोडिंगर जो वेव इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस को ही क्वांटम नंबर्स कहते हैं। क्वांटम नंबर्स 3 है: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, और तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अच्छा, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 2 पार्ट है उसके। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट। एक तो होता है रेडियल पार्ट, उसका एक पार्ट होता है रेडियल पार्ट। रेडियल पार्ट r, वो किस पर डिपेंड करता है? n और l की वैल्यू पर। और दूसरा उसका होता है एंगुलर पार्ट।
एंगुलर पार्ट दैट इज कॉल्ड थीटा एंड फाई, वो किस पर डिपेंड करता है? एल और एम पर। यानी कि अगर आपको रेडियल पार्ट चाहिए तो सिर्फ आपको एन और एल चाहिए, सेल और सब सेल की इंफॉर्मेशन चाहिए। लेकिन अगर आपको एंगुलर पार्ट, एंगुलर नोड ढूंढने हैं, नोडल प्लेन, ये रेडियल नोड, यहाँ से एक एंगुलर नोड आएगा, तो आपको क्या चाहिए? थीटा एंड फाई। एन की कोई लेना देना नहीं है, अब आपको क्या चाहिए? एल और एम चाहिए। तो श्रोडिंगर, ये भी सीधा क्वेश्चन आता है, यहाँ से भी सीधा क्वेश्चन बनता है कि कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट, रेडियल पार्ट एंड एंगुलर पार्ट। रेडियल पार्ट में आर होता है, आर किस पर डिपेंड करता है? सिर्फ एन और एल पर। एंगुलर पार्ट में थीटा एंड फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें क्या होता है? एल और एम। तो अगर रेडियल नोड चाहिए तो एन और एल नोड बताऊंगा मैं, और अगर एंगुलर नोड चाहिए तो आपको एल और एम चाहिए। थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन आपका आ गया है पार्ट्स पे, है ना। तो ये ऐसे रिप्रेजेंट होता है, साई एन एल एन। तो ये आपका सिर्फ क्या बताएगा? आर। ये आपका क्या बताएगा? थीटा एंड फाई, थीटा एंड फाई। तो अगर आपको एन एल पता है तो आर पार्ट पता है, थीटा एंड फाई पता है, एल एम पता है तो थीटा एंड फाई पार्ट पता है। तो जैसे ये लिखा हो ना 2 1 0, तो ये क्या बता रहा है? 2। 1 किसके लिए होता है? P के लिए, और 0 Z, मतलब 2PZ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये N है, ये L है, ये M है। अभी आऊँगा क्वांटम नंबर्स पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, पर बेसिक रेस्पेक्टिवली आप इसको इधर उधर चेंज नहीं कर सकते। पहला N ही होगा, दूसरा L ही होगा, तीसरा M ही होगा। रेडियल जो पार्ट है वो NL से दिखाते हैं, एंगुलर पार्ट है वो LM से दिखाते हैं। ये शायद 11th में इतना डिटेल में नहीं पढ़ा होगा। 11th में डिटेल छोड़ो, जो बुक में दिया है वो ही नहीं पढ़ सकते बच्चे, थोड़ा थोड़ा डिटेल अब जरूरी है। अब आता है क्वांटम नंबर्स, बहुत इजी में, बहुत आसानी से कर देंगे, क्वेश्चन छोटा सा आ ही जाता है। 4 क्वांटम नंबर होते हैं। पहला क्वांटम नंबर n, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम। ये क्या बताता है? n आपको क्या बताता है भाई? n की वैल्यू क्या होती है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। k l, स्पीकर बंद रखिए अपना भाई, k l m n, ठीक है। ये आपको क्या बताता है? सेल बताता है, एनर्जी बताता है, साइज बताता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, -z²/n² इंटू 13.6। तो आपको n पता है तो एनर्जी पता है। रेडियस का फॉर्मूला n²/z इंटू 0.5। तो ये आपको सेल बताएगा, एनर्जी बताएगा, साइज बताएगा। तो मुझे n दो, मैं तुम्हें एनर्जी दूंगा। जैसे फर्स्ट सेल -13.6, सेकंड सेल माइनस फॉर हाइड्रोजन एटम -3.4, थर्ड -1.51, फोर्थ -0.85, 5 -0.54। तो ये आपको क्या बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको KLMN 1 2 3 4 सेल एनर्जी और साइज बताता है। दूसरा होता है दैट इज कॉल्ड एजीमुथल क्वांटम नंबर या सबसाइडरी क्वांटम नंबर L। L आपको क्या बताता है? सबसेल बताता है। क्या बताता है? सबसेल। L की वैल्यू कहाँ से शुरू होती है? 0 1 2 3। 0 का मतलब S, 1 का मतलब P, 2 का मतलब D, 3 का मतलब F एंड सो ऑन। हमेशा याद रखने का N हमेशा L से बड़ा ही होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है इसका। N L के इक्वल या बड़ा नहीं हो सकता। N इज ऑलवेज ग्रेटर देन L। अच्छा, किसी भी सबसेल में जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कितना होता है? अंडर द रूट L+1 h/2π, और ये h/2π अंडर रूट से बाहर है, और अंडर द रूट L+1 h क्रॉस का मतलब होता है h/2π। तो अगर आपको L पता है, L तो आपको जैसे 2s 3s 2p 3p, तो p का L, s का, d का और f का पता है, ये फिक्स है। तो आप क्या निकाल सकते हैं? एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं किसी भी सबसेल में। तो ये इसका फॉर्मूला होता है।
एन हमेशा बड़ा होता है एल। अच्छा, किस सेल में कितने सब सेल होंगे? जैसे अगर मैं यहाँ दिखाऊँ, आपका ये न्यूक्लियस है, ये आपका छोटा सा न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल, ये आपका सेकंड सेल, ये आपका थर्ड सेल, ये आपका फोर्थ सेल और ये आपका nth सेल। ये n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, ये n = nth सेल। ठीक है, तो फर्स्ट सेल में एक ही सब सेल होगा, क्या नाम होगा उसका? 1s। सेकंड सेल में 2 हो गए, कौन कौन से? 2s/2 और 2p। थर्ड सेल में 3 होंगे, 3s, 3p और 3d। फोर्थ सेल में कितने होंगे? 4 होंगे, 4s, 4p, 4d एंड 4f। तो हम क्या कह सकते हैं? nth सेल में कितने सब सेल होंगे? n ही सब सेल होंगे। जितना सेल का नंबर है उतना ही सेल होंगे। तो फर्स्ट सेल में एक सब सेल, सेकंड सेल में 2 सब सेल, थर्ड सेल में 3 सब सेल, फोर्थ सेल में 4 सब सेल। तो nth सेल में कितने सब सेल होंगे? n सब सेल होंगे। अब मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन करूं कि सपोज करो आई हैव n + l greater than equals to 4, कैलकुलेट टोटल पॉसिबल सब सेल। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है पर कर सकते हो। कैलकुलेट n + l greater than equals to 4, कैलकुलेट टोटल पॉसिबल सब सेल, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सब सेल। ये करना है, ये क्वेश्चन है, करिए। अरे सही कह रहा है तू, स्मॉलर देन, सॉरी सही कह रहा है, स्मॉलर देन इक्वल्स टू 4। ग्रेटर होगा तो फिर तो इनफाइनाइट हो जाएंगे। अच्छा, जैसे ये बंद होगा ना अभी भैया, तो वापस तुरंत चालू कर लेना, सेम आईडी सेम पासवर्ड, इसी आईडी और इसी पासवर्ड से वापस तुरंत चालू कर लेना। मॉन इंजीनियर ध्यान से देख, लेस देन इक्वल्स टू 4, इसी 3 आंसर आ रहा है। हर्षित के 6 आ रहे हैं, वेरी गुड, और आने दो, सबके अलग अलग आए। मोहित शर्मा 6, मीत ओम 6, प्रियल हटाओ, ये हटाओ, पंजा हटाओ अपना। आयुष 6, जिने 6, मिहिर 6, अस्मी 6, कैरवी 6, बड़ा फटाफट 6 आ रहे हैं भाई सबके। प्रियल प्लीज़ रिमूव योर हैंड फ्रॉम स्क्रीन। जो आप भेज रहे हो ना वो मत भेजो, आंसर भेजो मुझे। ये आपका परमानेंट आ रहा है मेरे को तो डिस्टर्ब कर रहा है, स्क्रीन पर नहीं देख पा रहा हूँ मैं। जिमी ट्रू, यस। जय 6, अरे सबके 6 आ रहे हैं। मेघराज 6, कोई बात नहीं, गलती से हो गया तो पर हटा लो। प्रियल 2 नहीं, कैसे आएंगे देखो, लेट अस चेक आंसर। कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे? लेस देन, तो लेस देन का मतलब n + l इक्वल्स टू क्या लेंगे? 1 लेंगे। लेस देन 4 हुआ ना, 1 + 0 एंड 1 ले लेंगे, एंड 0 ले लेंगे तो 1s।
फिर n प्लस एल 2 ले सकते हैं, तो 1 प्लस 0 ले सकते हैं, 2 प्लस 0 ले सकते हैं। क्या 1 प्लस 1 ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि n l के इक्वल नहीं हो सकता। तो क्या आएगा 1s और सॉरी 2 प्लस 0 लेंगे ना, सॉरी 2 प्लस 0, तो क्या आएगा 2s। 1 प्लस 0 1 प्लस 1 नहीं ले सकते। फिर n प्लस l 3, तो 2 प्लस 1 या पहले 3 प्लस 0, फिर 2 प्लस 1, 3 प्लस 0 3s और 2p आ गया, इक्वल्स टू 4 है, तो n प्लस n 4 कर लिया। 4 प्लस 0, 3 प्लस 1, 2 प्लस 2 नहीं ले सकते, 4s 3p, तो कितना आया 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 आ गए। तो l प्लस एस लेस देन इक्वल्स टू 4, तो लेस देन इक्वल्स टू में 1 2 3 और 4 ऐसे 4 ले सकते हैं। लेस देन 4 होता तो 3 तक ले सकते थे। ध्यान रखना n l के इक्वल नहीं हो सकता। एक क्वेश्चन तो क्वांटम नंबर का आता ही है, एक क्वेश्चन तो क्वांटम नंबर का आता ही है। कैसा क्वेश्चन आता है कि इन द फॉलोइंग विच वन इज करेक्ट फॉर क्वांटम ऑल क्वांटम नंबर्स। तो NLMS 4 क्वांटम नंबर दिए होते हैं, तो पहले n और l को चेक कर लो, फिर l m को चेक कर लो, फिर s को चेक कर लो। चारों को चेक ही करना है, तो बहुत आसान सा आता है, तो आप कर सकते हैं। ठीक है भाई, लिखा आपने दूसरा क्वांटम नंबर। थर्ड क्वांटम नंबर पर पहुंचते हैं। ये पहला क्वांटम नंबर, ये दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा आएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल है। ये आपको क्या बताता है? ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3D, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। m की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? -l से 0 को इंक्लूड करते हुए +l तक, इतनी m की टोटल वैल्यूज होती है। तो मैं कह रहा हूं l इक्वल्स टू 0, m इक्वल्स टू भी 0। मैं बोलूँ l इक्वल्स टू 1, तो तुम बोलोगे m इक्वल्स टू -1 0 और +1। मैं बोलूँ l इक्वल्स टू 2, तो तुम बोलोगे m इक्वल्स टू -2 -1 0 +1 +2। मैं बोलूँ l इक्वल्स टू 3, तो तुम बोलोगे -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। तो m की टोटल वैल्यूज कितनी होती है? 2l + 1, ये टोटल वैल्यूज होती है। ये m की टोटल वैल्यूज होती हैं, और जो m की टोटल वैल्यूज होती है उतने ही ऑर्बिटल भी होते हैं। तो m का कितनी वैल्यू है? 0 भी तो एक वैल्यू है। तो देखो l इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो 1 आएगी, 3 5 और 7। तो ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को भी बताती है। किसी भी सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 2l + 1, और l क्या है? वो सब सेल। तो s में कितने ऑर्बिटल होंगे? 1। p में कितने ऑर्बिटल होंगे? 3। भाई ये क्या है? s, ये p, ये आपका d और ये f। तो s का जो ऑर्बिटल का नाम है वो भी s है, लेकिन यहाँ पर क्या नाम है? 0 वाले का pz फिक्स है, ये तो फिक्स है। इसको px लो तो इसको py ले लेना, इसको py लो तो इसको px ले लेना। ये इंटरचेंजेबल है, ये इंटरचेंजेबल है, लेकिन ये तो क्या है? फिक्स है। जैसे ये dz² के लिए फिक्स है, फिर ये dxy dyz dzx और dx² - y², ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। यानी कि इसको प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, और वो फिक्स है। तो s में एक ही ऑर्बिटल होता है, उसका नाम है s। p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py और pz। pz की m वैल्यू फिक्स है 0। d में 3 होते हैं, dxy dyz dzx dx² - y² और dz²।
डी जेड स्क्वायर की वैल्यू फिक्स है, ये आपस में क्या हो सकती है, इंटरचेंजेबल है। ये प्लस करो तो इसको माइनस कर देना, इसको प्लस करो तो इसको माइनस, इसको प्लस करो तो इसको माइनस, ये इंटरचेंजेबल। तो ये कैसे इनको ढंग से समझा दो, बिल्कुल समझा देता हूँ। जैसे n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 0 और m इक्वल्स टू 0। तो पहले कहाँ जाओगे, थर्ड सेल में, कौन से सब सेल में, s और s ऑर्बिटल, तो 3s आ गया कि नहीं आ गया। जैसे मैं कहूँ l इक्वल्स टू 4, l इक्वल्स टू 1, m इक्वल्स टू 0, बताओ कहाँ जाओगे, फोर्थ सेल में, p सब सेल में। p सब सेल में ढूंढना पड़ेगा कि m0 किसका, p सब सेल में m0 किसका, p सब सेल में m0 pz का, तो आंसर हो गया 4pz। तो बहुत आसान है। जैसे आप बताएंगे मुझे, जैसे मैं पूछूं आपसे m इक्वल्स टू 4, l इक्वल्स टू 2, m इक्वल्स टू -2, कहाँ जाओगे, बोलो कहाँ जाओगे। आप बोलोगे सर 4 सेल, d सब सेल और -2 इसी का ले लूं, 4dxy। नहीं सर मैं इसका लेता, अगर इसके लेते तो क्या लिख देते, 4dx² -y², तो या तो 4dxy या 4dx² -y²। तो यहाँ आप क्या ढूंढोगे, सेल, यहाँ क्या ढूंढोगे, सबसेल, और फिर उस सबसेल में कौन सा ऑर्बिटल है वो यहाँ ढूंढोगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब आप बोलेंगे n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 3, m इक्वल्स टू 0, कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे भाई, कहाँ जाओगे, बोलो फटाफट कहाँ जाओगे। पॉसिबल ही नहीं है। Why? Because n is equals to n is not possible। तो जन्म में जाओगे, ठीक है। चलो एक और बताओ, एक और बताओ, n4 l2 m-3, कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे, बंद हो मेरे खतर बंद हो। शुगर फ्री मेरे लिए बनाती हूँ, मुझे करनी। क्लास के बीच में पेपर आपके हेडफोन की पावर बहुत कम है, ये देखो रेड आ रहा है। इसको चालू क्या हो रहा है इसमें, हाँ निकालना पड़ेगा, चलिए चलिए तो इसकी बंद होने वाला ही है। कोई बात नहीं, निकाल देंगे। चल मेरा वापस ऑन कर, इसको बंद कर दे, नहीं